हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम जो वीडियो डिस्कस करेंगे उस वो हमारा जो क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की जो वीडियो चल रही है, जो कि हमारा पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्र भारत की जो राजनीति है, उसका अभी हम फोर्थ चैप्टर डिस्कस करें, जो कि हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स। यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारे रिलेशंस हैं अदर कंट्रीज के साथ, या हम बात करते हैं हमारी क्या एक्सटर्नल पॉलिसीज थी, उसके रिगार्डिंग में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी इसका हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर लिया था। आज हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा, जिसमें हम इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पेंसिल एग्रीमेंट क्या था, या हम 5 प्रिंसिपल एग्रीमेंट जो चाइना के साथ किए गए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रसिया के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1962 का वॉर जो था, जो इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिला था, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 4 एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसीज ऑफ इंडिया, या आप कह सकते हो कि हमारी जो विदेश नीति है, विदेश की जो नीति है, पॉलिसी है, उसके बारे में। तो ये सिर्फ क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए का हेल्पफुल नहीं है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जैसे कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की बात कर लें, तो उसमें भी जीएस सेकंड इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग में पूछा जाता है, खासकर स्पेशली तब जब हमारे नेबर्स क्या हो, न्यूज में हो। और आए दिन हमारे नेबर्स क्या रहते हैं, न्यूज में रहते हैं। अगर आपके पास ऑप्शनल पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैंने बता दिया। फर्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सॉरी, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था। फॉरेन पॉलिसी कहते किसे हैं, या विदेश नीति के बारे में हमने समझा था। फिर हमारी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी की 2 मेजर एलिमेंट्स थे उसके बारे में डिस्कस किया था। पहला जो एलिमेंट था वो था हमारा जो अदर कंट्रीज थे, जितनी भी जो नेशंस हैं, उसकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना, यानी कि जो संप्रभुता है उसका आदर करना। दूसरा था सिक्योरिटी को बनाए रखना, और यानी कि मेंटेन सिक्योरिटी, और वर्ल्ड लेवल पे हम किस तरीके से पीस स्टेब्लिश कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और हम उन्हें पहले फॉरेन मिनिस्टर भी कहते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी जो 3 मेन पॉलिसीज थी फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग में, 3 जो एलिमेंट थे उसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि जो हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, यानी कि क्षेत्रीय अखंडता के बारे में डिस्कस किया था। सॉवरेनिटी के बारे में बात किया था, किस तरीके से हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए या बिना पीस को डिस्ट्रॉय किए हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से तेजी से विकास कर सकते हैं। फिर हमने जो हमारी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी की जो मेन प्रिंसिपल्स थे, जो हमारे प्रमुख सिद्धांत थे, उसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि हमारी जो नॉन अलाइनमेंट की जो मूवमेंट था, यानी कि जिसे हम नाम कहते हैं गुटनिरपेक्षता की, हमारी क्या पॉलिसीज थी, रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, जिसकी वजह से हमने क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक में क्या दे रखा है, फंडामेंटल राइट दे रखा है। फिर हम बात करते हैं किस तरीके से हम वर्ल्ड लेवल पे शांति स्थापित कर सकते हैं। इंडिया किस तरीके से यूएनए में अपनी पीस कीपिंग फोर्स में अपने ऑफिसर्स को भेजता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में कि हमारी कंट्री के द्वारा जो इम्पेरियलिज्म है और जो यानी कि जो कोलोनाइजेशन है, तो उसके बारे में किस तरीके से उसका अपोज किया गया था, उसका विरोध किया गया था। हम किस तरीके से वर्ल्ड में पीस स्थापित करके फ्रेंडशिप रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था। अब हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा एफ्रो एशियन यूनिटी। अब देखिए, जब हमारी कंट्री बात करते हैं, जब आजाद हुई थी, तो उस टाइम पे क्या थी, बहुत से नेशंस क्या हुई थी, साथ साथ में इंडिपेंडेंस हुई थी। इन देखिए, अगर हम अदर वर्ल्ड में बात करें, तो जो 1939 से लेकर के जो 1945 का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या था, जितनी जो हम किसकी देखिए, सबसे पहले जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था वो 2 कंट्री के बीच में चला था। एक था हमारा अलायंस नेशंस वर्सेस सेंट्रल पावर के बीच में। तो इसमें क्या हुआ था कि सेंट्रल पावर तो वॉर हार गया था, लेकिन जो अलायंस नेशंस थी, इसमें हम अफ्रीका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस हो गया आपका। तो मोस्टली जो कंट्री ने जो कॉलोनियल बना रखा था वो किसने बना रखा था, जैसे पुर्तगाल हो गया, या ब्रिटेन की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, तो एशिया और अफ्रीका में उन्होंने क्या कर रखा था, बहुत से नेशंस को कॉलोनियल बना रखा था। तो जैसे ही फर्स्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था,
1945 के बाद क्या है, बहुत से नए नेशंस क्या बने थे, इंडिपेंडेंस हुए थे, यानी कि आज़ाद हुए थे। इसका मेन कारण क्या था, एक तो हर एक रीजन्स में इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था, प्लस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए थे। जो अलायंस नेशंस थे, स्पेशली ब्रिटेन की बात करते, फ्रांस की बात करते, तो उनके पास अब इतना रिसोर्सेस नहीं बचा था कि वो और कंट्री को क्या मतलब आगे समय तक क्या कर सकते हैं, कॉलोनियल बना करके रख सके। तो फाइनली उन्हें क्या करना पड़ा, इंडिपेंडेंस देना पड़ा। तो 1945 के बाद क्या थे, बहुत से नेशंस क्या थे, इंडिपेंडेंस निकल गया, जिसमें से हमारा भी एक देश था। तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत से प्रॉब्लम्स थे। हम फर्स्ट से थर्ड चैप्टर में यही डिस्कस किया था कि जो हमारी कंट्री के सामने 3 प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद यानी कि किस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया। जो 3 मेन प्रॉब्लम थे, पहला तो था हमारी कंट्री में कि जो गरीबी है उसको किस तरीके से दूर किया जाए, फिर एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाए, डेवलपमेंट को लेकर के था। और वो क्या था कि पहला देखिए, जो 3 मेन प्रॉब्लम था, पहला ये था कि हमारी जो कंट्री थी, जो 565 प्रोविंस स्टेट यानी कि जो अलग अलग राज्य में जो बटा हुआ था, यानी कि प्रांत में जो बटा हुआ था, उसको यूनाइट कर करके एक अखंड भारत का निर्माण करना, ये पहली प्रॉब्लम्स थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि किस तरीके से हम एक अनएजुकेटेड नेशंस, पुअर नेशंस में एक सक्सेसफुली डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम था यानी कि हम बात करते हैं डेवलपमेंट का। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स बहुत से नेशंस में थी, रिसोर्सेस नहीं थे, डिफरेंट टाइम्स के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। लेकिन इस सिचुएशंस में भी क्या था, तो हमारी जो पॉलिसीज रही थी वो इस बात के लिए रही थी कि हम क्या कर सकते हैं, अफ्रीका और एशिया में किस तरीके से जो यूनिटी है, अखंडता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से और इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, 1947 में इंडिया के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस किया गया जो कि था एशियन रिलेशंस, यानी कि एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस 1947 में किया गया था। और ये किसके अंडर में किया गया था, नेहरू जी के अंदर में किया गया था। जिसमें अगर हम बात करते हैं इंडोनेशिया की जो आज़ादी के लिए, इसमें क्या है, प्रयास किया गया था कि किस तरीके से इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंस दिलाया जाए। तो इसमें जो भी रंग भेद की जो नीति थी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया गया था। फिर जितने भी जो लीड थे, यानी कि जो भी फाउंडेशंस थे, जैसे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उनके द्वारा क्या है, बैंडिंग्स कॉन्फ्रेंस किए गए थे। अब ये देखिए, अगर हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करते हैं तो इसका जो फाउंडेशंस रखा गया था वो किस में रखा गया था, बॉन्डुंग कॉन्फ्रेंस में रखा गया था। देखिए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि जो जैसे ही हमारा जो हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1939 से लेकर के जो 1945 तक, जो 6 साल तक जो एक सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था, उसके बाद क्या था, यूएसए और रसिया के बीच में क्या था, जो उस टाइम पे क्या था, यूएसएसआर था, अब यूएसएसआर। तो इसके भी इन दोनों नेशंस के बीच में क्या था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, जो कि 1945 से लेकर के 1991 तक चला था। तो इस कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में क्या थे कि जो दोनों पावरफुल नेशंस थे, ये क्या कर रहे थे, जो भी स्मॉल नेशंस थे, यानी कि जो स्मॉल कंट्रीज थे, उनको क्या कर रहे थे, अपने अपने ग्रुप्स में शामिल कर रहे थे। तो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, इनमें वो नेशंस थे जो क्या थे, एक तो न्यूली इंडिपेंडेंस हुए थे, यानी कि उस टाइम उन्होंने आज़ादी प्राप्त की थी। उसके बाद इनके द्वारा ये डिसीजंस लिया गया था कि हम किसी भी पावरफुल नेशंस में या सुप्रीम पावर में हम अलाइन नहीं होंगे, यानी कि हम किसी भी सुप्रीम पावर नेशंस में के ग्रुप में नहीं जाएंगे, हम अलग ही रहेंगे, यानी कि हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन ना करके हम अपने डेवलपमेंट पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों नेशंस के साथ क्या करेंगे, जरूरत के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों नेशंस के साथ अपने रिलेशंस डेवलप करेंगे। और अगर हमें कहीं लगता है कि किसी नेशंस की क्रिटिसाइज करना होगा तो हम निष्पक्ष होकर के उस नेशंस की क्रिटिसाइज करेंगे। ये रखना था मेन मकसद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। इनका मेन मकसद क्या था, इन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं इन्हें दोबारा से क्या ना किया जा सके, गुलाम बना लिया जाए, क्योंकि ये तुरंत ही क्या थी, गुलामी से अपनी आज़ादी को प्राप्त किया था। फिर अगर वहीं पे बात करते, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, इसको और किस नाम से जाना गया था, उस टाइम कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में से थर्ड वर्ल्ड के नाम से ही क्या किया गया था, जाना गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट।
जब हमने इसका फर्स्ट बुक डिस्कस किया था कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में काफी डीपली डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपलोडेड है, उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से भी आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर पाओगे। अगर वहां से नहीं तो बेल आइकन पे क्लिक करके भी आप वहां पे एक्सेस कर पाओगे। तो उस टाइम पे अगर देखिए तो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो नींव रखी गई थी या फाउंडेशन की बात करते हैं, जो माइलस्टोन रखा गया था, वो किसमें रखा गया था हमारा बांडू जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें रखा गया था। अब देखिए ये सभी फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स था उसमें भारत की जो पोजीशंस थी वो क्या रही थी, काफी ज्यादा पॉजिटिव रोल रहा था किसमें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो इंडिया की जो पहली जो पॉलिसीज थी वो क्या थी, एफ्रो एशिया यूनिटी पे डिपेंड थी। या हम बात कर सकते हैं आज़ादी के बाद जो हमारी पहली जो नीति रखी थी हमने अपने फॉरेन पॉलिसी में, वो किसको रखा था कि किस तरीके से अफ्रीका और एशिया को यूनाइट किया जा सके। अब बात करते हैं हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में। अब देखिए इंडिया और चाइना के रिलेशंस की बात करते हैं तो यानी कि 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली और 1949 में किसको आज़ादी मिली थी, चाइना को आज़ादी मिली थी। तो और ये दोनों ही देश क्या है, एक एशियाई देश है, यानी कि दोनों ही देश एशिया में आते हैं। अब मैं आपको ये चीज एक बार मैप में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या है, इंडिया और चाइना का लोकेशन देख सकते हो। ये रहा चाइना, यहाँ पे एक बार हम पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे रहा आपका चाइना और ये रहा हमारी कंट्री। अगर हम बात करते हैं ये रही हमारी पाकिस्तान। अगर देखिए चाइना की बात करते हैं तो ये किस किस स्टेट को हमारी कंट्री के साथ बॉर्डर टच करता है, एक तो ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन, इधर से उत्तराखंड वाला रीजन हो गया। फिर इधर से अगर हम बात करते हैं जो हमारे ईस्टर्न स्टेट है, तो इस साइड पे भी क्या है, चाइना अपने बॉर्डर को शेयर करता है। अगर हम सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करने की बात करें तो बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना, ये तीन नेशंस हमारे साथ काफी ज्यादा बॉर्डर अपनी शेयर करते हैं। तो देखिए जो 1962 का जो वॉर हुआ था, चलिए ये हम बाद में बात करते हैं, पहले ये समझिए कि जो 1947 में 1949 में जब चाइना इंडिपेंडेंस हुआ था, तब उस टाइम पे जो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि हम अपने रिलेशंस को डेवलप करेंगे किसके साथ, चाइना के साथ। क्यों, क्योंकि चाइना हमारा क्या है, एक नेबरिंग कंट्री है। तो देखिए तो जो हमारा पेंसिल का जो एग्रीमेंट था, यानी कि जिसे हम पेंसिल सिद्धांत कहते हैं, वो तो हमने किसके साथ किया था, चाइना के साथ किया था। कब, तो ये हमने किया था 1954 में। इसमें क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 5 एग्रीमेंट पे साइन किया गया था, जिसे हम पेंसिल का सिद्धांत या पेंसिल एग्रीमेंट भी कहते हैं। इनमें 5 जो प्रिंसिपल्स थे, यानी कि जो 5 सिद्धांत थे, क्या क्या था कि दोनों देश एक दूसरे के साथ क्या करेगी, जो इंटीग्रिटी है और जो सॉवरेनिटी है उसका क्या करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। यानी कि भारत और चाइना एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का क्या करेगा, सम्मान करेगा। दूसरा था कि जो म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, यानी कि दोनों देश क्या करेगा, एक दूसरे के प्रति एग्रेशन नहीं दिखाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा उसे शांतिपूर्वक से सॉल्व किया जाएगा। तीसरा रखा ये था कि दोनों में से कोई भी देश, चाइना और इंडिया, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में यानी कि इंटरनल अफेयर में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। चौथा जो रखा गया था उसमें ये रखा गया था कि जो भी रिलेशंस हैं या हम बात करते हैं न्याय संगत और पारंपरिक रूप से क्या है, लाभकारी संबंध दोनों ही देश क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। और क्या करेंगे, जो भी बॉर्डर्स हैं उस जगह पे क्या करके रखेंगे, पीस मेंटेन करके रखेंगे, यानी कि दोनों ही शांतिपूर्ण व्यवहार, यानी कि दोनों ही शांति से एग्जिस्ट करेंगे, दोनों ही आपस में मिल के शांति के साथ व्यापार करेंगे, अपने रिलेशंस को डेवलप करेंगे। ये 5 एग्रीमेंट्स रखे गए थे किसमें, पेंसिल के एग्रीमेंट में। अगर हम आज के टाइम पे एनालाइज करें तो मोस्टली टाइम जो 5 प्रिंसिपल एग्रीमेंट का जो एवोल्यूशन है, यानी कि जो अगर हम बात करते हैं जो उल्लंघन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, वो चाइना के द्वारा ही किया गया है। अब देखिए कैसे, अगर हम टेररिस्ट का जो टॉपिक हम यूएनए में उठाते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा वीटो किसके द्वारा किया जाता है, या यूएनओ में जो पाकिस्तान को सेव किया जाता है वो चाइना के द्वारा ही किया जाता है। कश्मीर हमारा मैटर है, उसमें चाइना के द्वारा इंटरफेयर किया जाता है।
फिर अगर हम ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हम चाइना के साथ डिस्ट्रीब्यूट है। फिर अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के साइड, तो कहीं ना कहीं क्या है, चाइना के ही द्वारा क्या है जो 5 प्रिंसिपल एवोल्यूशन से एग्रीमेंट है वो किया, या हर बार मोस्टली क्या है पाकिस्तान चाइना के द्वारा ही इस एग्रीमेंट को तोड़ा गया। अब जैसे देखिए इसमें कहा गया था कि पीसफुल की बात की गई थी। अब पीसफुल की बात करते हैं, आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले गलवान घाटी में क्या हुआ थे, हमारे 23 जवान शहीद हुए थे, और कहे जाते हैं कि पाकिस्तान चाइना के द्वारा 43 जो आर्मीज थे वो मारे गए थे। आज तक चाइना उसको क्लेम नहीं करता कि हमारे 43 सेना मारे गए। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि जो सबसे पहले जो बॉर्डर के ऊपर जो वायलेंस किया गया था वो चाइनीज आर्मीज के द्वारा किया गया था। आज भी हम देखते हैं कि कहीं मोस्टली जगह पे चाइना और इंडियन आर्मी के बीच में कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। आज भी दोनों देश की नेशंस की बात करते हैं तो रिलेशंस क्या है, काफी ज्यादा हमें खराब देखने को मिलता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट के बारे में, तो अभी मैंने एक लाइव करेंट एग्जांपल बताया कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट है वो काफी लंबे समय तक से चला आ रहा है, और कब इसका रिजोल्यूशन होगा ये कोई नहीं कह सकता। अब जैसे देखिए कि गलवान घाटी हो गया, फिर आपका उत्तराखंड, ये फिर आप वहां देख सकते हैं नेपाल के साइड से, अपने ईस्टर्न स्टेट के साइड से क्या है हमारा आज भी चाइना के साथ बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट बना हुआ है। अब जैसे देखिए अगर हम बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं तो एक्साइज, जैसे हम एक्साइज चेन के बारे में बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर किसके द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया रखा है, चाइना के द्वारा। फिर अगर हम बात करते हैं NEFA यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे भी हमें इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट्स हैं इंडिया के द्वारा कहा गया था कि जो ये मैटर्स है इसको क्या किया जाए, टाइम टू टाइम रिजॉल्व किया जाए, तो ब्रिटिश रूल से। लेकिन चाइना कभी भी इस चीज को लेकर के एग्री नहीं होता। चाइना हर बार क्या करता है, टालने की कोशिश करता है कि हम बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले हम अपने ट्रेड पे बात करते हैं, किस तरीके से अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी क्या है, तो दोनों देशों के बीच में हमें क्या है एक बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलता है। कब से, जब चाइना के टाइम यानी कि पाकिस्तान जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम से भी हमें क्या है डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिला। अब देखिए 1957 से 1959 के बीच में क्या था, चाइना के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया था किसमें, अक्साई चीन को, और इसमें यहाँ से क्या है जैसे रोड बिल्डिंग्स क्या है कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। जबकि अक्साई चीन क्या है, ये हमारा एक इंटरनल मैटर है। और यहाँ पे पेंसिल के एग्रीमेंट में क्या हुआ था कि कोई भी दोनों में से कोई देश एक इंटरनल अफेयर्स में और इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को वायलेंस नहीं करेगा, हमेशा से रिस्पेक्ट करेगा। तो इस अगर हम एग्रीमेंट की भी बात करें तो इसके जो सबसे पहला ब्रेक किया गया था या एवोल्यूशंस किया जा रहा था तो किसके द्वारा से किया जा रहा था, चाइना के द्वारा ही किया जा रहा था। फिर हम बात करते हैं कि जो भी डिसीजंस थे दोनों देश के जो लीडर्स के कंट्री के जो लीडर्स थे वो प्रॉब्लम्स को किस तरीके से रिजॉल्व करना था, वो अभी तक आज तक ये रिजॉल्व नहीं हो पाए। टाइम टू टाइम्स क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं श्री मिक्स की बात करते हैं या जो आर्मीज की बात होगी, दोनों कंट्री के बीच में क्या है, दोनों कहीं ना कहीं हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है जिसका सॉल्यूशंस आज भी नहीं मिल पाया। फिर अगर हम पेंसिल एग्रीमेंट की बात करते हैं या हम उसके ट्रस्ट की बात करते हैं तो चाइना के द्वारा हर बार क्या है पेंसिल के एग्रीमेंट को ब्रेक किया गया है। तो इसमें देखिए क्या था कि जो हमारी कंट्री के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो स्टार्टिंग में चाइना के काफी ज्यादा फेवर में रहा करते थे। वो ये चाहते थे, वो ये सोचते थे कि चाइना क्या है एक न्यू इंडिपेंडेंस नेशन है और इंडिया भी एक न्यू इंडिपेंडेंस नेशन है, तो दोनों मिलकर के क्या कर सकते हैं, अच्छे से ट्रेड करके हम पीसफुली क्या कर सकते हैं, डेवलप पे जा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था, 1962 के वॉर के बाद ही क्या था, जो हमारी कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनकी जो ये वहम थी कि चाइना हम पे कभी अटैक नहीं करेगा, तो उनका ये वहम टूट गया था। तो 1962 में क्या था कि चाइना के द्वारा हम पे क्या है अटैक कर दिया गया था सडनली, जिसकी कोई भी प्रिपरेशंस हमारे द्वारा नहीं की गई थी, जिसकी वजह से हमें क्या है लॉस्ट यानी कि हार का सामना करना पड़ा था। इसका मेन कारण क्या था कि जो तिब्बत था, तो तिब्बत अगर हम बात करें तो तिब्बत चाइना के द्वारा जैसे ही ऑक्यूपाई किया गया तो हमने पेंसिल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये मान लिया था कि जो तिब्बत है वो चाइना का ही एक इंटरनल पार्ट है और उसमें हम किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन जो तिब्बत के जो हमारे दलाई लामा थे वो कहाँ आ गए, इंडिया में। जैसे ही इंडिया ने उन्हें शरण दी तो चाइना को ये लगा
कि हमने उसके इंटरनल पार्ट को क्या किया है, वॉयलेंस किया है, तो उनने हम पे क्या है सडनली अटैक कर दिया। एक मेन कारण यही था 1962 के वॉर का। अगर हम प्रिपरेशंस कर रहे होते तो शायद आज 1962 के वॉर में हम ये नहीं कहते कि हम उसमें हार गए, जबकि अच्छी खासी टक्कर हमने उन्हें दी थी 1962 में। और आज भी अगर हम गलवान घाटी की बात करें तो ढंग से धोया था हमने किसको, पाकिस्तान, वो सॉरी चाइना को। तो चलिए वो तो बात अलग है डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो इंडिया चाइना के बीच में क्या है, आज भी हमें क्या है एक बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलता है, लेकिन 1962 की बात करते हैं तो उसमें हम ये वॉर हार गए थे। यहाँ पे आपको हिंदी में भी ये सारे पॉइंट्स देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस रिजल्ट क्या निकल के आया था। अगर हम बात करें तो इसमें हमारी देश की अभी थी 1962 के वॉर में हमारी देश को हार का सामना करना पड़ा था। फिर हमारी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको क्या है काफी ज्यादा उसका क्रिटिसाइज किया गया था। अब देखिए क्रिटिसाइज करने का मेन कारण क्या था कि जो हमारी कंट्री के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनको ये लगता था कि जो चाइना है वो हम पे कभी अटैक नहीं करेगा। तो हमारे कंट्री के द्वारा जो कुछ लीडर्स थे उन इस बात को लेकर के काफी ज्यादा अपोज किया गया था कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, उसका भरोसा नहीं किया जा सकता, वो हम पे कभी भी अटैक कर सकता है। तो जैसे ही 1962 में चाइना ने हम पे अटैक किया था तो उस टाइम पे हमारी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसीज थी उसका काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। फिर बात करते जो जो जितने भी जो बहुत से जो सीनियर मिलिट्रीज थे, जो कमांडर्स थे, उनके द्वारा क्या है इसमें रिजाइन दे दिया गया था। फिर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वी.के. कृष्णा मेनन, उनके द्वारा भी क्या है कैबिनेट से रिजाइन दे दिया गया था। फिर जो फर्स्ट टाइम बात करते नो कॉन्फिडेंस मोशंस क्या है हमारी पार्लियामेंट में लाया गया था हमारी करंट उस टाइम की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। फिर उस टाइम पे क्या है कम्युनिस्ट पार्टी क्या है दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुकी थी। और नेहरू जो हमारे पहले कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, उनकी इमेज को भी काफी ज्यादा डैमेज हुई थी। क्यों? क्योंकि वो इस बात के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस थे कि चाइना हम पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही चाइना हम पे अटैक करता है तो उनकी भी इमेज पे काफी ज्यादा उनकी इमेज क्या है डाउन हुई थी, डैमेज हुई थी। तो ये कुछ रिजल्ट निकल के आए थे 1962 के वॉर के बारे में। अब हम बात करते हैं अपनी कंट्री के रसिया के साथ कैसे रिलेशंस। अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से लेकर के यानी कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के चाहे आज हम 2023 की ही बात कर लें, हमारा रसिया के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। और रिसेंटली हमने जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें भी हमने रसिया के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया, जिसमें हम रसिया के साथ ट्रेडिंग करने पे किस नंबर पे आ गए थे, 5वें नंबर पे आ गए हैं। तो इंडिया और रसिया के रिलेशंस की बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं शुरुआती टाइम से भी। रसिया की बात करते हैं तो रसिया के द्वारा 1971 के वॉर में भी क्या है हमारी हेल्प की गई थी, किसके द्वारा? तो रसिया के द्वारा। आज के टाइम पे अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा इक्विपमेंट खरीदते हैं वो भी हम किससे खरीदते हैं? रसिया से ही खरीदते हैं। चाहे हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर ले वो भी किसके साथ हमने मिलकर बनाया? रसिया के साथ मिलकर के बनाया। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो रसिया के साथ हमारे रिलेशंस क्या हैं काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर हम कोल्ड वॉर के ड्यूरेशंस की भी बात करें तो जब इंडिया के द्वारा क्या है जो 20 ईयर्स ट्रीटी पे साइन किया गया था तो उसमें वेस्टर्न कंट्री के द्वारा ये कहा गया था कि अब इंडिया क्या है रसिया के फेवर्स में चला गया, यानी कि अब इंडिया रसिया के ग्रुप में शामिल हो चुका है। जबकि ये रियलिटी नहीं था, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी थी कि हम अपने रिलेशंस रसिया के साथ अच्छे बना करके रखना चाहते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं रसिया के द्वारा हमेशा से ही क्या है स्टार्टिंग से ही हमारी हेल्प की गई थी, यानी कि रसिया आज भी हमारी हेल्प करता है। यूएनए में कोई मैटर्स हो, अगर हम यूएनए में कोई टॉपिक्स उठाते हैं या कोई मैटर उठाते हैं तो रसिया उसमें क्या करता है मोस्टली सपोर्ट करता है। जब बात होती है कि चाइना और इंडिया की तो वहाँ पे चाइना हमें एक न्यूट्रल फेस में इसलिए नजर आता है क्योंकि आज के टाइम पे यही दो एक नेशंस है जो क्या करते हैं चाइना के वो रसिया के साथ कहीं ना कहीं ट्रेड में, यानी कि दोनों देश ही क्या है आज चाइना के सॉरी रसिया के साथ क्या करते हैं ट्रेड करते हैं। क्योंकि देखिए जो जब से रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर स्टार्ट हुआ है तो मोस्ट ऑफ द जो वेस्टर्न कंट्री थे उन्होंने क्या कर रखा है रसिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो जिसकी वजह से रसिया क्या है अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं कर पा। तो आज के टाइम पे अगर हम रसिया की बात करते हैं तो मेनली जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है रसिया का तो दो ही नेशंस, एक हमारी कंट्री यानी कि इंडिया और दूसरा है चाइना। तो इसलिए इंडिया और चाइना के जो भी मैटर्स होता है उसमें रसिया में न्यूट्रल नजर आता है। अगर हम अदर टॉपिक्स की बात करते हैं या पाकिस्तान के बारे में बात कर ले या कोई भी अदर जो डिस्ट्रीब्यूट्स अगर हम यूएनए में उठाते तो उसमें रसिया हमारे ही फेवर्स में ज्यादातर नजर आता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं जो हमारा जो अगर कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद
या हम बात करते जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो वर्ल्ड क्या बन गया था, यानी कि वर्ल्ड पर एक महाशक्ति का वर्चस्व आ गया था। तो लेकिन देखिए क्या है कि अगर हम बात करते हैं दोनों एक बहुत दूर जो विश्व है उसका सपना देखते हैं, यानी कि चाहे हम रशिया की बात कर ले या हम इंडिया की बात कर ले, दोनों के ही द्वारा क्या है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो सपना है वो देखा जाता है। दोनों ही देश किस पे बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी पे। जी हाँ, अगर हम रशिया की बात करते हैं बेशक वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन दोनों ही देश की बात करते हैं तो दोनों ही किस पे बिलीव रखते हैं, डेमोक्रेसी पे बिलीव रखते हैं। फिर इंडिया और रशिया की बात करते हैं तो 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए गए दोनों के बीच में, कब 2001 में। तो इंडिया क्या है रशिया का एक आर्म्स यानी कि जितने भी जो वेपन्स हैं उसका क्या है एक सबसे ज्यादा बड़ा खरीदार इंडिया शुरू से ही रहा है। फिर इंडिया की बात करते तो वो हाई अमाउंट पे ऑयल्स का है, कहाँ से इंपोर्ट करता है तो रसिया से ही करता है। रिसेंटली हमने बहुत डिस्काउंट पे बहुत से तेल क्या है रसिया से इंपोर्ट किए। रिसेंटली अगर हम बात करें S-400 वो भी हमने कहाँ से परचेज किया था, रसिया से ही, जबकि यूएसए के द्वारा काफी बार ये कहा गया कि हम इंडिया पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि यदि वो रसिया के साथ अगर ट्रेड करता है तो। फिर रसिया के द्वारा काफी हेल्प की गई थी साइंटिफिक प्रोजेक्ट में। फिर बात करते हैं जो रसिया से उसने हमेशा से सपोर्ट किया है किसके लिए, जो कश्मीर इशूज उठाए जाते थे यूएनओ में, तो रसिया के द्वारा हमेशा से ही सपोर्ट यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया। यानी कि इन शॉर्ट समझिए कि रसिया के साथ हमारे रिलेशंस क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स आज का डिस्कशन हम इतना ही रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी आज हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। यदि वीडियो के रिगार्डिंग में कोई सजेशंस देना हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।